हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू साइंस स्पेशल बैच। आप सभी का साइंस स्पेशल के इस बैच में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना था, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया। और आज का जो चैप्टर है उसका नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, जिसको हिंदी में हम जंतु जगत का वर्गीकरण कहते हैं। तो आइए अपना आज का इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, थोड़ा सा ये चैप्टर ना टफ लगता है बच्चों को पढ़ने में, बिकॉज इसमें जो नाम होते हैं ना वो थोड़ा सा याद करना टफ हो जाता है बच्चे के लिए। लेकिन ये चैप्टर ऐसा है जिसको आप 1 से 2 बार ना आप नोट्स बना लेना। देखो, एक तो नोट्स बनाओगे, एक बार आप इसको रिवाइज करोगे और फिर इसकी थोड़े से क्वेश्चंस की ना प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। थोड़ा सा टफ लगता है स्टूडेंट्स को, कहते हैं मैम ऐसे ऐसे नाम है जो हमें याद नहीं होते हैं। तो जैसे मुझे हुए वैसे आपको भी हो जाएंगे, कोई टफ नहीं है इतना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस चैप्टर से? आपने देखा होगा, आपसे पूछता है कि जो स्टारफिश होती है, जो स्टार जैसी होती है दिखने में, उसको उसके फाइलम का नाम बताओ, है ना। ऐसे ही आपसे पूछता है जो फ्लैट वॉर्म होते हैं, जो चपटे कीड़े होते हैं, उनके फाइलम का नाम बताओ। कॉकरोच को किस फाइलम में रखा गया है? जो आपका क्या होता है, अर्थवॉर्म केंचुआ होता है, उसको किस फाइलम में रखा गया है? बटरफ्लाई, जिसको हम तितली कहते हैं, उसके फाइलम का नाम बताओ। उसके बाद आपसे पूछेगा डॉल्फिन का कौन से फाइलम में रखा गया है। ऐसे करके आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा टफ लगेगा पढ़ना, लेकिन आप अच्छे से पढ़ोगे, नोट्स बना लोगे तो आप सब आसानी से याद भी कर लोगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखो स्टूडेंट्स, एनिमल किंगडम का मतलब क्या होता है? एनिमल का मतलब होता है जंतु। आप जानते हैं गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, केंचुआ, कॉकरोच और जो आपके मच्छर भी होते हैं, जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, हम सब क्या है? हम सब एनिमल्स होते हैं, हम सब जंतु होते हैं, है ना। हम सब क्या है? तो हम सब एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं। तो इनका, इस एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? हम सब एनिमल्स है। देखो, मच्छर भी एनिमल है, कॉकरोच भी एनिमल है, केंचुआ भी एनिमल है, हम लोग भी एनिमल हैं। लेकिन क्या हम केंचुए के सिमिलर हैं? क्या केंचुआ और हमारे सारे कैरेक्टर एक जैसे हैं? नहीं है ना। क्या कॉकरोच और केंचुए के कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मिलते हैं क्या? नहीं ना। कॉकरोच और जो तिलचट्टा होता है उसके भी नहीं मिलते आपस में। ऐसे अगर आपसे पूछ ले कि जो वेल फिश है वो क्या बाकी की मछलियों से अलग है? तो बच्चा, एनिमल्स है ना, उनके कैरेक्टर्स के आधार पे, उनके लक्षणों के आधार पर हमने इन एनिमल्स को कहां पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये एनिमल किंगडम बना कैसे। थोड़ा सा हम इतिहास पे चलेंगे, इसके चैप्टर बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके चल रही हूँ कि वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों, जितने भी सारे लिविंग्स है ना इस धरती के ऊपर, उनका किया गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। उनको क्लासिफाई किया गया। जितने भी लिविंग्स होते हैं ना, लिविंग, लिविंग का मतलब क्या होता है? सजीव, जो मैंने आपको बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। ठीक है, जो मैंने आपको बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, उनको हम लिविंग्स बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है लिविंग्स को उनके कैरेक्टर्स के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट देना। जितने भी सजीव है इस धरती के ऊपर, प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जानवर, सबको उनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। जब बच्चा हम इस क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, तो जिस ब्रांच में करते हैं उसको टेक्सोनोमी कहा जाता है। उसको टेक्सोनोमी कहा जाता है। तो एग्जाम में आता है कि व्हाट इज टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी होता क्या है? तो आपको बताना है टेक्सोनोमी वो ब्रांच है जिसको हिंदी में हम वर्गीकी कहते हैं। और इस टेक्सोनोमी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। किसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं? हम लिविंग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, हम सजीवों का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। यानी कि इस यूनिवर्स में, इस संसार में जितने भी सारे लिविंग्स थे, उनको हमने अलग अलग लक्षणों के आधार पे उनको अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग ग्रुप में बांट दिया।
उसी के बारे में पढ़ना साइंस का एक ब्रांच बन जाता है जिसको हम टेक्सोनोमी कहते हैं। टेक्सोनोमी जिसको हिंदी में हम वर्गीकी कहते हैं। तो टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ स्टडी इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग्स क्लासिफिकेशन। सजीवों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना वर्गीकी कहलाता है। अब सबसे पहले इस ब्रांच पे काम करने वाले महान साइंटिस्ट थे जिनको हम फादर ऑफ टेक्सोनोमी कह देते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछ ले इस ब्रांच के जनक कौन है, फादर कौन है, जिन्होंने इस ब्रांच पे सबसे पहले काम किया, तो वो है बच्चा कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस वो महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन के ऊपर हमें पूरे यूनिवर्स को, पूरी संसार को बताया कि भैया इस तरीके से हमें लिविंग्स का क्लासिफिकेशन करना चाहिए। तो यहां से आपके दो क्वेश्चन बने। टेक्सोनोमी ब्रांच में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, और कार्ल लीनियस को हमने क्या बोल दिया, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, वर्गीकी विज्ञान के जनक। अब क्यों बोला, तो इसका आंसर यहां है बच्चों। ये जो कार्ल लीनियस है ना, इन्होंने सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया था उसको कहा गया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या कहा गया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विजगत वर्गीकरण। इन्होंने सबसे पहले क्लासिफाई किया किसको, लिविंग्स को, और जिसका नाम क्या पड़ा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि द्विजगत, दो जगत, द्विजगत वर्गीकरण। ये किसके द्वारा दिया गया था, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपसे पूछ ले तो आपको बताना है, इट वॉज गिवन बाय कार्ल लीनियस। ठीक है, इट वॉज गिवन बाय कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस जी ने ही सबसे पहले क्या किया बच्चा, आप बताओगे कि जितने भी सारे इस धरती के ऊपर लिविंग्स हैं उनको कैटेगरी में बांट दिया, उनको कैटेगरी में बांट दिया। अब कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, नाम से क्लियर है, टू किंगडम, द्विजगत। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग्स हैं उनको दो कैटेगरी में बांट दो। पहला इन्होंने जो बनाया यहाँ पे किंगडम, दैट इज प्लांटे। प्लांटे का मतलब हो गया पादप जगत, पादप जगत। और दूसरा एनिमेलिया, दूसरा जो किंगडम बनाया वो कौन सा बनाया, वो एनिमेलिया नाम से बनाया। तो इन्होंने जितने भी लिविंग्स थे उनको दो कैटेगरी में बांट दिया, प्लांटे, एनिमेलिया। यहां पे प्लांटे की स्पेलिंग सही करो, यहां पे रखा प्लांट्स को, प्लांटे, प्लांट्स को, और यहां पे सारे एनिमल्स को रख दिया। पॉइंट क्लियर हो गया, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूं मैं, बहुत टफ भी आएगा, आगे चलेंगे तब थोड़ा सा अजीब लगेगा पढ़ने में, ये कैसे नाम है मैम, लेकिन आपको पढ़ने पड़ेंगे। सुनो जरा ध्यान से, एग्जाम में आएगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आंसर होगा कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस ने कौन कौन से दो क्लासिफिकेशन दिए थे, प्लांटाई एंड एनिमेलिया, प्लांटाई एंड एनिमेलिया। अब इसके बाद कार्ल लीनियस के बाद आए थे आपके अर्निस्ट हैकल। अर्निस्ट हैकल ने दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ये सारे साइंटिस्ट के नाम याद रखने, ये एग्जाम में आते हैं बच्चा, ठीक है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, त्रिजगत वर्गीकरण, तीन जगत में बांट दिया। त्रिजगत का मतलब क्या हो गया, तीन जगत वाला, त्रिजगत वर्गीकरण। इन्होंने कहा कि भाई ठीक है कार्ल लीनियस, आपने प्लांटे या एनिमेलिया बना दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनिमल्स तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, अब सारे एनिमल्स को एक साथ रख दोगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। तो जरा लिखिएगा कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो आप बताओगे अर्निस्ट हैकल के द्वारा। हैकल नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया या दिया था। अब इन्होंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपने प्लांटे किंगडम बनाया, ठीक है भैया, इसमें आपने प्लांट्स को रख दिया होगा, पादप जगत को रख दिया होगा, सारे ग्रीन प्लांट्स को रख दिया होगा। फिर आपने दूसरा एनिमेलिया नाम का किंगडम बनाया, लेकिन एनिमेलिया में आपने सारे एनिमल्स को एक साथ रख दिया, ये नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने एक तीसरा किंगडम बना दिया, और इस तीसरे किंगडम को बोलते हैं हम प्रोटिस्टा। इसको बोलते हैं हम प्रोटिस्टा। अभी बताएंगे हम प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, अभी सब कुछ बताएंगे, ठीक है।
तो तीसरा जो आया, जो ऐड हुआ, वो कौन सा ऐड हुआ? वो हुआ बच्चा प्रोटिस्टा जगत। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, किसने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया? अर्निस्ट हैकल ने। कौन सा नया ऐड हुआ? तो आप बताओगे प्रोटिस्टा ऐड हुआ। अभी हम बात करेंगे प्रोटिस्टा में किसको रखा है, मोनारा में किसको रखा है, ये सब कुछ मैं बताऊंगी, ठीक है, ये सब कुछ मैं बताऊंगी आपको, डोंट वरी। अब अर्निस्ट हैकल के बाद आए कॉपलैंड। उन्होंने कहा भैया 3 जगत से काम नहीं चलेगा, 4 जगत बनाने पड़ेंगे। तो आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा बच्चा? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। हिंदी में क्या बोलोगे? चतुर्जगत या 4 जगत वाला। 4 जगत बना दिए, यानी कि 4 ग्रुप बनाए। चतुर्जगत वर्गीकरण। सबसे पहला क्वेश्चन किसने दिया था? तो साइंटिस्ट का नाम आपको लिखना है कॉपलैंड। कॉपलैंड नाम के साइंटिस्ट ने ये दिया था, हिंदी में सेम नाम है कॉपलैंड। अब चौथा कौन सा ऐड किया? ये हुआ ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो ये हुआ ना कि चौथा कौन सा ऐड किया कॉपलैंड ने। तो जरा 3 तो यही लिख दो एज इट इज। भाई प्लांटेई तो था, पहले से ही था प्लांटेई, पादप जगत। तो दूसरा एनिमेलिया भी पहले से ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तीसरे जगत में हमने किसको ऐड कर दिया था? तीसरे में हमने प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने फोर्थ पे जो ऐड किया, जिसके कारण हम इसको बोलते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो वो था मोनेरा। मोनेरा किंगडम। तो आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन गया? सिंपल से क्वेश्चन बन गया एग्जाम में कि भैया हु गेव 4 किंगडम क्लासिफिकेशन? चतुर्जगत या 4 जगत वाला क्लासिफिकेशन किसने दिया? और दूसरा क्या क्वेश्चन बन गया? दूसरा बन गया कौन सा ऐड किया? फोर्थ पे ऐड कौन सा किया? तो आपको बताना है मोनेरा। मोनेरा ऐड किया गया। तो यहां तक आपके 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गए, ठीक है, यहां तक क्या आ गए? 4 किंगडम आ गए। अब बात करेंगे बच्चा 5वां किंगडम, कौन सा ऐड किया गया? तो नेक्स्ट लिखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5वां लिखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मोनेरा के बाद भी एक और किंगडम ऐड किया गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण, नाम से क्लियर है। 5 जगत में बांट दिया। क्लासिफिकेशन कितनों में? 5 में। किसने बांटा? RH व्हिटेकर ने। RH व्हिटेकर ने, सेम नाम हिंदी में है, RH व्हिटेकर ने। मैं आपको बता दूं, आज तक हम इसी क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। अभी तक का सबसे सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन यही है स्टूडेंट्स, हम इसी को फॉलो करते हैं। इसके बाद कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं आया। तो आपसे पूछ ले कि अभी तक का सबसे सक्सेसफुल एनिमल्स का, या आपसे पूछ ले लिविंग्स का क्लासिफिकेशन कौन सा है, आपको बताना है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। जो किसके द्वारा दिया गया? जो RH व्हिटेकर के द्वारा दिया गया। ये अभी तक का सबसे सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अच्छा है, नहीं तो 7-8 और पढ़ने पड़ते, है ना। तो बच्चों अब 5 वाला कौन कौन सा? 4 तो वही हो जाएंगे। कौन कौन से 4 आप बताओगे? प्लांटाई, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा। 5वां फंगी, कवक जगत यहां पे ऐड हो गया। तो जरा 5 नाम लिख दो। नंबर 1 पे तो प्लांटाई आ जाएगा। पादप जगत हिंदी में लिख लेना। नंबर 2 पे एनिमेलिया, या एनिमल भी लिख सकते हो आप, ठीक है, एनिमेलिया। नंबर 3 पे प्रोटिस्टा। सीक्वेंस यही रखना बच्चा, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसी सीक्वेंस में ऐड होते गए थे। प्रोटिस्टा। 4th पे मोनेरा, और जो 5वां यहां पे ऐड किया गया दैट इज फंगी, कवक जगत। फंगी, कवक जगत। ये लो, जो फंगस होते हैं ना, जो कवक होते हैं ना, जो फफूद होते हैं ना बच्चा,
उसको यहाँ पे अलग से इनका क्लासिफिकेशन के तौर पे इनको हमने अलग से ही इनका एक किंगडम बना के हमने रख दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक मैंने क्या पढ़ाया? मैंने कहा इस धरती के ऊपर जितने भी सारे लिविंग्स होते हैं उन सबको हम उनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग जगत में बांट देते हैं। और इस क्लासिफिकेशन की शुरुआत सबसे पहले की थी कार्ल लिनियस ने। इसीलिए हम कहते हैं कार्ल लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है जिसमें आप ये क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हो डिटेल में। बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, मैंने पढ़ाया है, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ट्रिग्नोलॉजी, बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जूलॉजी, बॉटनी, है ना। वैसे ही टैक्सोनॉमी भी ब्रांच है एक। अब इस ब्रांच में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो इस ब्रांच में हम जितने भी क्लासिफिकेशन आज तक दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया था वो था टू किंगडम। किसके द्वारा? कार्ल लिनियस के द्वारा। इन्होंने कहा जितने भी लिविंग्स हैं उसको सिंपली दो कैटेगरी में बांट दो, प्लांट को यहाँ रख दो, एनिमल्स को सारों को एक साथ रख दो। फिर हैकल जी ने कहा नहीं भैया कैसे रख दो, ये तो कोई बात नहीं हुई कि आपने सारे एनिमल्स को एक साथ रख दिया। तो आप हैकल जी ने तीसरा किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिया और जिसका नाम दे दिया प्रोटिस्टा। फिर आपके आए कॉपलैंड। कॉपलैंड ने कहा सारे एनिमल्स एक जैसे नहीं होते हैं भैया, तो इन्होंने चौथा बना दिया मोनेरा। और आज तक का सबसे सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन जिसको हम फॉलो करते हैं अभी तक वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण, जो आर्च व्हिटेकर ने दिया था। इसका मतलब मैम हम 5 जगतों के बारे में ही पढ़ते हैं आज तक। हाँ जी, अब बड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनना। यहाँ पे है प्लांटेई, इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हम बॉटनी में पढ़ते हैं, यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। प्लांट क्लासिफिकेशन बॉटनी में एक अलग से चैप्टर है। आज हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम। ये एनिमल किंगडम हमारे चैप्टर का नाम है, ये हमें पढ़ना है ना। अब थोड़ा सा मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी कि प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है, मोनेरा में किसको, फंगी में किसको रखा गया है। तो हमारे चैप्टर तो ये है ना, हमने चैप्टर का नाम क्या दिया? एनिमल क्लासिफिकेशन। हमें इसके बारे में पढ़ना है। हम प्लांट्स के बारे में यहाँ नहीं पढ़ने आए हैं, वो बॉटनी में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगी। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत हम पांचों के बारे में ही पढ़ लेते हैं। जरा ध्यान से सुनना मेरी बातों को। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया है पिछली क्लासेस में कि जो लिविंग्स होते हैं ना उनमें 2 टाइप की सेल्स होती है। याद है आपको? मैंने पढ़ाया है कि जितने भी सजीव है इस धरती के ऊपर उनमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं। एक ऐसी सेल्स जिनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकेंद्रियक कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका हिंदी में लिख दो। याद है ना? एक ऐसे लिविंग्स हो गए जिनमें प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स होती हैं तो उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और दूसरे जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनको यूकैरियोट्स बोलते हैं। ये बात मैं आपको बहुत ही पहले की क्लासेस में पढ़ा चुकी हूं। मैंने कहा था कि इस धरती पर 2 टाइप के सजीव हैं। बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा था इस धरती पे 2 टाइप के लिविंग्स हैं। जिनके शरीर में प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। उन जीवों को हम प्रोकैरियोट्स जीव कहा जाता है। क्या मैंने कहा कि ऐसे जीव जंतु जिनके शरीर के अंदर किस प्रकार की कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उनको प्रोकैरियोट्स एनिमल्स कहते हैं। और जिनके अंदर यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स होती हैं उनको हम यूकैरियोट्स एनिमल कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स जीव कहते हैं। यूकैरियोट्स जीव कहते हैं। ये बात मैं आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा चुकी हूं। अब थोड़ा सा आपके लिए रिवीजन करवा दूं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कैसी होती है, ताकि आपको आगे की क्लास समझने में आसानी हो जाए। बच्चों मैंने कहा था ऐसी कोई सेल जिसमें या तो न्यूक्लियस है ही नहीं, ये न्यूक्लियस है ही नहीं,
या है तो थोड़ा बहुत इमैच्योर न्यूक्लियस है, या तो उसमें न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, केंद्रक एब्सेंट है, केंद्रक पाया ही नहीं गया है, केंद्रक दिखाई नहीं है, या बच्चा होगा तो थोड़ा बहुत बना होगा लेकिन उसके बाद डिसमिस हो गया होगा, वो केंद्रक प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हुआ, यानी कि ऐसी सेल्स जिनका केंद्रक विकसित नहीं हुआ, है ना, या तो है ही नहीं केंद्रक या विकसित नहीं हुआ। और जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक की झिल्ली। तो यहां पर इन सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब होता है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, यानी कि मैम आप ये कहना चाह रही हैं ऐसी कोई सेल जिसके अंदर ना ही तो न्यूक्लियस है, ऐसी पड़ी है वो, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, उसके अंदर केंद्रक नहीं है, और केंद्रक कभी हुआ भी होगा तो केंद्रक प्रॉपर मैच्योर नहीं हुआ, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो विकसित केंद्रक नहीं कहलाया। ऐसा लगता है आपको, आभास होता है कि कभी ना कभी केंद्रक बना होगा लेकिन वो मैच्योर नहीं हो पाया, और ना ही उसके केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो उस टाइप की सेल्स को आप प्रोकैरियोटिक सेल कहते हो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिस कोशिका के अंदर केंद्रक पाया नहीं जाता या केंद्रक का हल्का फुल्का आभास होता है, यानी कि केंद्रक विकसित नहीं होता है, या उस सेल के अंदर, उस कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती है। इस टाइप की सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और ऐसे जीव जंतु जिनमें ये सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें ये कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और दूसरे टाइप पे आ जाओ, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। यूकैरियोटिक सेल वो होती है जिसमें प्रॉपर वेल डेवलप्ड मैच्योर न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें इस तरीके से आपको केंद्रक दिखेगा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, केंद्रक पाया जाता है इस प्रकार की सेल में। और जब न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस है भी और वो मैच्योर भी हुआ है, उसका डेवलपमेंट, उसका विकास भी हुआ है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखेगी, केंद्रक झिल्ली भी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो बच्चा ऐसी किसी सेल को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। एक बार फिर से सुन लो, ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक या विकसित केंद्रक और केंद्रक की झिल्ली भी पाई जाती है, उस कोशिका को आप यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और ऐसे जीव जंतु जिनमें इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इस प्रकार की यानी यूकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं, उन एनिमल्स को आप यूकैरियोट्स कहते हो। इसका मतलब आप ये कहना चाह रही हैं मैम कि इस धरती पे दो टाइप के लिविंग्स हैं, एक प्रोकैरियोट्स, एक यूकैरियोट्स। जी हाँ, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। मैंने कहा लिविंग्स दो टाइप के हो गए, एक ऐसे जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका है और एक दूसरे ऐसे जिनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका है। तो एक बात बताओ, क्या मैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक फाइलम में रख सकती हूं, एक किंगडम में रख सकती हूं? नो मैम, नो मैम, नहीं रख सकते। ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों ही लिविंग हैं, दोनों ही लिविंग हैं। तो इसीलिए तो ये क्लासिफिकेशन इस तरीके से बढ़ते गए, बढ़ते गए। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्रोकैरियोट्स कहां रखे गए, किस फाइलम में रखे गए, चलो बताओ। आपसे एग्जाम में पूछेगा यूकैरियोट्स कहां रखे गए, चलो बताओ। तो आपको पता तो होना चाहिए प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं। दोनों ही लिविंग है, मैं ये नहीं कह रही हूं, लिविंग दोनों ही है, लेकिन दोनों एक जैसे तो नहीं है ना। तो दोनों को एक साथ रख दोगे तो पाप नहीं हो जाएगा। इसीलिए ये 5 किंगडम बने हैं बच्चा, ठीक है। पहला ये आधार था 5 किंगडम बनाने का। दूसरा सुनो, आप जानते हैं इस धरती पे दो टाइप के लिविंग्स होते हैं। कैसे, अभी बताती हूं। दो प्रकार के सजीव हैं। एक ऐसे एनिमल्स
जिनके शरीर में एक ही कोशिका पाई जाती है और एक ही टाइप की है वो, उनको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, अरे भैया नाम से क्लियर है, जिसमें एक ही सेल है, सिंगल सेल है, ऐसे सिंगल सेल, एक ही कोशिका है, यही इसका टिश्यू है, यही इसका ऑर्गन है, यही इसका शरीर है, तो इसको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, इसको हम एक कोशिकीय जीव कहेंगे। दूसरी तरफ ऐसे जीव जंतु आते हैं जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं और बहुत सारे टाइप की होती हैं, उनको हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव, नाम से क्लियर है, बहुत सारी कोशिकाएं, और कोशिकाओं का प्रकार भी अलग अलग हो सकता है। ऐसे बहुत सारी सेल्स, एक सेल्स का ग्रुप ये है, दूसरी सेल्स का ग्रुप ये है, ऐसे बहुत सारी सेल्स और बहुत सारे टाइप की सेल्स। मल्टी सेल, मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लेवल की, तो इनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बहुकोशिकीय जीव जंतु कहते हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इन दोनों को एक साथ रख सकती हूँ? अरे कैसे रख सकते हो मैम, इसमें एक ही सेल है और इसमें अनगिनत सेल हैं, कितनी भी हो सकती है, अनंत तक हो सकती है, तो क्या दोनों को एक साथ रख सकते हैं? नहीं ना, इसीलिए 5 जगत बने। इसीलिए क्या बने? 5 जगत बने बच्चा। अगला सुनो, आप जानते हैं जितने भी लिविंग्स हैं वो 2 टाइप से अपना खाना बनाते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है स्वपोषी, स्वयं अपने आप खाना बना लेते हैं, अपने आप खाना बना लेते हैं। और कौन से मैकेनिज्म के द्वारा? पढ़ा चुकी हूं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा अपने आप खाना बना लेते हैं। अब ये तो भगवान ने सिर्फ और सिर्फ ऑल ग्रीन प्लांट्स को दी है क्षमता। इस धरती पर जितने भी हरे कलर के पेड़ पौधे हैं वो सब प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए हम बोलेंगे दे आर ऑटोट्रॉप्स। वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और दूसरा आएगा हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब हो गया जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, परपोषी जीव, यानी कि ये किसी अदर जीव पर डिपेंड करेंगे, किसी और से खाना लेंगे। वो कोई प्लांट हो सकता है, वो कोई सब्जी हो सकती है, वो कोई फल फ्रूट, वो कोई जीव हो सकता है। जैसे हम लोग सब्जियां खाते हैं, हम लोग दूध दही छाछ घी बटर खाते, कहां से मिलता है? जानवरों से। सब्जियां कहां से मिलती है? प्लांट से। तो हमारे अंदर तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है ना जो हम खुद खाना बना के खा सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर कोई रोटी के लिए भाग ही नहीं रहा होता आज। तो ये बताओ, एक ऐसे जीव जंतु हो गए, एक ऐसे हो गए, क्या इन दोनों को एक साथ रख दूं मैं? अरे मैम कैसे रख दो, कैसे रख दो? ये अलग है, ये अलग है, इसीलिए क्लासिफिकेशन हुआ। आपको समझ में आ रहा ना? इसीलिए क्लासिफिकेशन हुआ भैया, कि कोई अपना खाना खुद बना ले रहा है, कोई नहीं बना ले रहा है, किसी में एक ही सेल है, किसी में बहुत सारी सेल्स है, कोई सेल प्रोकैरियोटिक है, कोई यूकैरियोटिक है। तो करना पड़ेगा ना आपको, क्या करना पड़ेगा? क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो जरा आइए इन 5 क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं कि किसके कौन से मेन कैरेक्टर हैं जिसके आधार पे इसको यहां रखा गया। सबसे पहला कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा प्रोटिस्टा में, मैम प्रोटिस्टा में हम किसको रखते हैं? चलो अभी बता दे रही हूं, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोटिस्टा जो 3 नंबर पे फाइलम ऐड किया गया था, अब मैं नहीं बताऊंगी किसने ऐड किया था, प्रोटिस्टा फाइलम। हाँ जी, इसके अंदर जब क्लासिफिकेशन हुआ तो इसमें किसको रखा गया? तो बड़ा गौर से सुनिएगा, इसके अंदर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। अब यूनिसेल्युलर का मतलब क्या है? लिविंग तो है वो, लेकिन सिर्फ एक ही सेल है। इसके अंदर हमने एक कोशिकीय जीवों को रखा, एक कोशिकीय। और आपको बता दूं, इनके अंदर एक ही सेल है, चलो मान लिया,
और पता है सेल का टाइप क्या है? यूकैरियोटिक। तो दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इसमें जो सेल होगी उस सेल का टाइप क्या होगा? हाँ जी बच्चों बता दो। इसमें जो कोशिका है एक ही है, मैंने मान लिया, लेकिन वो किस टाइप की है? वो है बच्चा यूकैरियोटिक टाइप की, यानी उसमें न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, मैच्योर न्यूक्लियस होगा। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले, क्या पूछेगा बच्चा आपसे एग्जाम में कि ऐसे जीव जंतुओं के नाम बताओ जिनके अंदर यूनिसेलुलर लेवल है और दूसरा उनके सेल का टाइप यूकैरियोटिक है। यानी कि एक कोशिकीय जीव जंतु जिनकी सेल का टाइप यूकैरियोटिक है, उनको कहां रखा गया है? उनको प्रोटिस्टा फाइलम में। उनको हमने कहां रख दिया? प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। ठीक है, अब दूसरा सुनो। दूसरा का मतलब है जिसकी सेल यूनिसेलुलर ही है लेकिन सेल का टाइप प्रोकैरियोटिक है। सेल का टाइप क्या है? प्रोकैरियोटिक। तो मोनेरा बना दिया गया। चलो लिखो मोनेरा। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हमारा चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ बच्चा, चैप्टर अभी स्टार्ट होगा बस 5 मिनट के बाद। मोनेरा किंगडम में अगर आपसे पूछ ले किसको रखा गया, आप बताना। ऐसे जीव जंतु जो एक कोशिकीय हैं, ये भी यूनिसेल्युलर है। ये भी क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। एक कोशिकीय जीव ये भी हैं। सेल इनके पास भी एक ही है बेचारों के पास, लेकिन इनकी सेल के अंदर जो टाइप होगा ना सेल का, वो होगा प्रोकैरियोटिक। इसलिए हम बोलते हैं दे आर प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोट्स होंगे ये, लिख दो प्रोकैरियोट्स। ये लो। तो अब आपको मोटा मोटा ये तो एहसास हो गया है कि भैया मोनेरा में किसको रखा है और प्रोटिस्टा में किसको रखा है। हो गया ना एहसास? प्लांट एनिमल को तो हमें डिटेल में पढ़ना है, उन पे तो हमें 4-5 क्लास खर्च करनी है। समझ रहे हो आप? हमें मोटा मोटा तो इसके बारे में पता होना चाहिए था। ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछ लूं कि जो फंगी है, जो कवक वाला किंगडम है, इसमें किसको रखा गया है? कवकों के क्या लक्षण होते हैं जो भैया इनको अलग रख दिया आपने? चलो अभी बताते हैं कि कवक का अलग से किंगडम क्यों बनाया गया। क्योंकि ये जो कवक होते हैं ना, ये एक तो यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स का मतलब तो आपको समझ में आ गया। यूकैरियोट्स का मतलब है यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका पाई जाएगी। दूसरी, इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल है लेकिन बहुत सारी है, तो ये मल्टी सेल्यूलर जीव है। ये दीज आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। लिख दो, ये बहुकोशिकीय जीव जंतु है। बहुकोशिकीय जीव जंतु है ये। और मैं आपको बता दूं, ये जो खाना बनाते हैं ना, इनके खाना बना नहीं पाते हैं ये। इनके खाना खाने का जो नेचर है ना, ये पैरासाइटिक है, ये परजीवी है। ये दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं खाना खाने के लिए, जैसे हम करते हैं, जैसे हम करते हैं। और बता दूं आपको, इनके न्यूट्रिशन के मोड को सैप्रोफाइटिक कहा जाता है। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है मृतोपजीवी। ये मरे हुए जीव जंतुओं से अपना खाना खाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मशरूम। मशरूम इसी किंगडम में रखी गई है। मशरूम कहां उगती है? जहां पर कोई जानवर या कोई पेड़ पौधा सड़ गल के मर गया था, डेड डिके से। डेड डिके का मतलब होता है जहां पर कोई प्लांट एनिमल मर गए, अंदर मिट्टी के अंदर दब गया, तो उस मिट्टी में अच्छी खासी फर्टिलिटी होगी, उस मिट्टी की रेट, वहां पे मशरूम उगती है। तो ऐसे जीव जंतु जो मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन ले लेते हैं, उनके भोजन लेने का जो मोड होता है वो मृतोपजीवी, वो सैप्रोफाइटिक नेचर होता है। तो अब आप तीनों में डिफरेंस देख पा रहे हो?
क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। तो क्या इन दोनों को एक साथ रख सकते थे? नहीं। इसीलिए तो प्रोटिस्टा बना, इसीलिए तो मोनारा बना। और क्या इन दोनों के साथ आप फंगस को रख सकते थे? कैसे रख सकते थे भैया? फंगस में यूकैरियोट्स आते हैं, लेकिन वो मल्टी सेलुलर होने चाहिए और उनके खाना खाने का नेचर कैसा? सेप्रोफाइटिक होना चाहिए। इसीलिए क्लासिफिकेशन हुआ। बच्चों आप समझ पा रहे हो चीजों को? तो अब आपको पता लग गया कि मैम ने ये जो 5 क्लासिफिकेशन लिखे थे, ये वाले 5, इसमें देखो आप, पता लग गया यहां पे किसको रखा गया है, यहां पे किसको रखा गया है, यहां पे किसको रखा गया है। अब ये तो मैं बॉटनी में पढ़ाऊंगी। अब हमारा चैप्टर शुरू होता है एनिमेलिया किंगडम। अब हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर को, लेकिन अब भी मैं पीछे की ये 35-40 मिनट की क्लास आपको नहीं पढ़ाती तो क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको समझ में आता कि ये एनिमल किंगडम मैम कहां से ले आई? हाँ, ये एनिमेलिया या एनिमल किंगडम मैम ले कहां से आई? नहीं आता ना। तो इसीलिए मैंने पढ़ाया जंतु जगत का वर्गीकरण। भाई एनिमल्स भी बहुत सारे टाइप के हैं। स्टारफिश बैट फिश से अलग होती है। स्टारफिश बाकी सारी मछलियों से अलग होती है। ऐसे ही कॉकरोच किससे? कॉकरोच केंचुए से अलग है। केंचुआ मेंढक से अलग है। मेंढक किससे? मछली से अलग है सारे इसी किंगडम के अंदर, लेकिन सबको एक साथ नहीं रख सकते थे आप। इसीलिए हमने क्या किया, इस एनिमल किंगडम को डिवाइड कर दिया कितने फाइलम में? 11 फाइलम में। चलो बच्चों लिखो, जंतु जगत को 11 संघों में विभाजित किया गया है। और जंतु जगत के कैरेक्टर्स मैं नहीं बताऊंगी, यहां पे वो एनिमल्स आएंगे, लिख लो चलो, जिनकी सेल्स का टाइप यूकैरियोटिक है। यहां पे वही जीव जंतु आएंगे जो यूकैरियोट्स कहलाएंगे, यूकैरियोट्स। और नेक्स्ट मल्टी सेल्यूलर, बहुकोशिकीय जीव जंतु हैं ये। बहुत सारी सेल्स होंगी इनके शरीर में, आप गिन ही नहीं सकते, बिलियंस ट्रिलियन सेल्स होंगी। बहुकोशिकीय जीव जंतु। और ये खाना खुद से नहीं बना पाएंगे बच्चा, ये इनके खाने का मोड क्या होगा? पैरासाइटिक। पैरासाइटिक से अच्छा है हेटेरोट्रॉप्स लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, ये अपने खाने के लिए परजीवी दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे जीव जंतु जिनमें यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स हैं, बहुत सारी हैं, और जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो परजीवी दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं, और जो जानवर हैं उनको यहां रखा गया है। लेकिन बच्चों जानवरों के भी लक्षण आपस में नहीं मिलते। हमारे कॉकरोच से नहीं मिलते, कॉकरोच के केंचुए से नहीं मिलते, केंचुए के कछुए से नहीं मिलते। इसीलिए हमने इस जगत को 11 फाइलम में बांट दिया। और इन फाइलम के सब फाइलम के लक्षण अलग अलग है। अगर मैं आपको पानी में डाल दूंगी 2 घंटे के लिए, आपको स्विमिंग नहीं आएगी, आप मर जाओगे। मछली को डाल दूंगी, मछली मर जाएगी क्या? नहीं, मछली भी एनिमल है, मैं आप भी एनिमल है, दोनों एनिमल किंगडम में रखे गए हैं, ये दोनों ही आपके कैरेक्टर हैं। लेकिन देखो आप, मछली एक्वेटिक है, आप तो नहीं हो एक्वेटिक। इसीलिए हमने इस एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में डिवाइड कर दिया कि भैया एक देखो, मैंने कोई फाइलम का नाम बोला तो उस फाइलम के जो लक्षण होंगे ना, वो इसके उसके अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं सबके लिए एप्लीकेबल है। मैंने लिखा जैसे कोई भी फाइलम है, उसको लिखा दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स, ये पानी में रह सकते हैं। तो वो सारे जीव जंतु जो उसके अंदर आते हैं वो पानी में रह सकते हैं। तो ऐसे कितने फाइलम बना दिए हमने? 11 फाइलम। सबसे पहले आज की क्लास का काम यही है, आप इनके 11 के 11 नाम याद कर लो। अब हुआ थोड़ा टफ चीजें स्टार्ट। सबसे पहला टास्क यही है कि आप 11 के 11 नाम याद कर लो। चलो फिर लिखते हैं, और इसी सीक्वेंस से ऐसे ही इसी सीरीज से ऐसे याद करें जैसे मैम लिख पा रही है, जैसे मैं लिख पा रही हूँ वैसे ही आपको याद करना है, उल्टा पुल्टा नहीं याद करना है।
4 नंबर पे जो मैंने लिखा है वो 4 नंबर पे ही आपको याद करना है। नंबर 1 पे आता है फाइलम पोरीफेरा। हिंदी में सेम नाम है पोरीफेरा, लिख दो बच्चों, पोरीफेरा फाइलम। ठीक है, सब बातें करेंगे पोरीफेरा में कौन आता है, क्या लक्षण होते हैं, लेकिन अभी नहीं, आगे। ठीक है, दूसरे पे लिखो निडीरिया। देखो लिखा जाएगा सी से, प्रोनाउंस किया जाएगा एन से, निडीरिया फाइलम। मैं फिर से बता दे रही हूं, इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। ठीक है, 3 नंबर पे आएगा टीनोफेरा, लिखा जाएगा सी से, प्रोनाउंस किया जाएगा टी से, टीनोफोरा। सेम नाम हिंदी में है, टीनोफेरा फाइलम, टीनोफेरा। 4 नंबर पे आएगा निमेटोडा, निमेटोडा, हिंदी में इसको निमेटोडा, और इसी का एक दूसरा नाम और भी होता है। इसमें फ्लैट वॉर्म्स आते हैं, इसलिए इसको हम प्लेटी हेलमिंथीज भी बोलते हैं, लिख दो, प्लेटी हेलमिंथीज, सेम नाम हिंदी में है। क्या लिख दिया मैंने, निमेटोडा। अच्छा हेलमिंथीज 4 नंबर पे तो हेलमिंथीज आएगा ना। एक सेकेंड, 4 नंबर पे हेलमिंथीज, नॉट प्लेटी है वो निमेटोडा, इनको बोलते हैं हेलमिंथीज। हेलमिंथीज लिखो या प्लेटी हेलमिंथीज लिखो, ऐसे लिखना। ठीक है, हिंदी में प्लेटी हेलमिंथीज, हेलमिंथीज हो गया। फ्लैट वॉर्म आते हैं, चपटे रिबन के जैसे, जैसे लड़कियां बालों में रिबन लगाती है ना, वैसे आते हैं यहाँ पे। 4 नंबर हो गया। अब एक और लिख देते हैं यहाँ पे, 5 2 स्लाइडें पढ़ लेंगे, एक और लिख देते हैं। ठीक है, 5 नंबर पे आते हैं नीमेटोडा, राउंड वॉर्म, इनको बोलते हैं गोलक्रमी, नीमेटोडा। आज तो आपको ये नाम ही याद रखने, नीमेटोडा। 5 हो गए, एक और लिख दे, यहीं पे आ जाएगा। चलो 6 नंबर पे एनीलीडा, एनीलीडा, सेम नाम हिंदी में एनीलीडा। 6 ऐसे लिख लिए, इधर लिखो, इधर तो नहीं आएंगे, अगली स्लाइड पे ले लेते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड 7 नंबर पे मोलस्का, इसको ऐसे बोला मोलस्का, सॉफ्ट बॉडी वाले जीव जंतु आते हैं, सॉफ्टली बोलो इसको। ऑक्टोपस का नाम सुना है ना, वो ऑक्टोपस यही आता है, मोलस्का। मोलस्का एग्जाम में आते हैं, ऑक्टोपस को, किस ऑक्टोपस के फाइलम का नाम बताओ, फिर आप बोलोगे ये क्या है मैम। 8 नंबर पे आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा फाइलम, आर्थ्रोपोडा, हिंदी में आर्थ्रोपोडा ही लिखा जाएगा, आर्थ्रोपोडा। पोडा का मतलब लेग्स, अर्थरो का मतलब जॉइंट, जिनके पांव में जॉइंट होते हैं। और लिखो इट इज लार्जेस्ट फाइलम, इसके आगे लिख दो, यही याद भी कर लो, एग्जाम में आता है। सबसे बड़ा संघ कौन सा है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो लिख दो ये सबसे बड़ा संघ है बच्चा, इट इज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। चलो इसके ऊपर लिखो सेकंड लार्जेस्ट, 2 क्वेश्चन करवा दिए ना अच्छे से आपको। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, यह दूसरे स्थान पे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। 8 हो गए। चलो 9 नंबर पे लिखो इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइंस, कांटे, जिनके शरीर पे कांटे लगे हुए होते हैं। वो देखिए आपने कभी स्टार फिश, स्टार जैसी होती है, लेकिन अगर टच कर लिया ना तो कांटे लगे हैं उसके शरीर पे, वो यही आती है, इकाइनी नहीं, इकाइनीडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। हो गया कितना, 9। 10 नंबर पे लिखो हेमिकॉर्डेटा, 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 3 3 करके भी पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा।
और 11वां और लास्ट कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा को हिंदी मीडियम वाले बच्चे कशेरुक दंडी भी लिखना। कशेरुक दंडी जीव ऐसे जीव जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। कशेरुक दंडी जीव। हम लोगों में रीढ़ की हड्डी है क्या? हाँ जी मैम। तो हम लोग किस में आएंगे? यहाँ। कॉकरोच में रीढ़ की हड्डी होती है? नहीं होती, वो इधर के में आएंगे। चलो सुनो, मैंने कहा एनिमल किंगडम को हमने कितने फाइलम में डिवाइड कर दिया? आपने कहा मैम 11 फाइलम। नाम बोलूं एक बार फिर से, इसी ऐसे याद करने हैं। नंबर 1 पे पोरीफेरा, नंबर 2 पे निडीरिया, नंबर 3 पे टीनोफेरा, नंबर 4 पे हेलमिंथीज या प्लेटी हेलमिंथीज, नंबर 5 पे निमेटोडा, नंबर 6 पे एनिलीडा, नंबर 7 पे मोलस्का, नंबर 8 पे आर्थ्रोपोडा, नंबर 9 पे काइनोडर्मेटा, नंबर 10 पे हेमिकॉर्डेटा और नंबर 11 पे कॉर्डेटा। तो ये जो हमारा एनिमल किंगडम है ना, उसको हमने 11 फाइलम में डिवाइड कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, इन 11 में कॉकरोच को कहां रखा गया है? चलो बताओ। इन 11 में स्टारफिश को कहां रखा गया है? इन 11 में डॉल्फिन को कहां रखा गया है? इन 11 में बिल्ली को कहां रखा गया है? कुत्ते को कहां रखा गया है? इन 11 में आप बताओ स्पंज को कहां रखा गया है? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि पढ़ाई नहीं है अभी। कोई बात नहीं, अभी तो मैं बताऊंगी, लेकिन जब मैं पढ़ा दूंगी उसके बाद नहीं बता पा रहे हो और एग्जाम में नहीं करके आ रहे हो, वो आपकी कमी है, वो मेरी नहीं है। अब सुन लो, ये जो 9 है ना, यहां से लेकर यहां तक 5 6 ये और 7 8 9 यहां तक के ऊपर ऊपर वाले, ये सब होते हैं नॉन कॉर्डेट्स एनिमल। ये सब नॉन कॉर्डेट्स होते हैं और नॉन कॉर्डेट्स का मतलब होता है इन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ये एकशेरुकदंडी होते हैं, एकशेरुकदंडी। बच्चा याद रखिएगा, इनमें जो भी जीव जंतु आएंगे उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। ये 9 में जो भी एग्जाम्पल लिखवाऊंगी मैं जहां पर भी, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। रीढ़ की हड्डी यहां बनना शुरू हुई थी, हेमिकॉर्डेटा में रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हुई थी और कॉर्डेटा में रीढ़ की हड्डी बन के तैयार हो गई थी, इसलिए हम इनको कॉर्डेट्स कहते हैं। यहां पर जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी उदाहरण लिखवाऊंगी उन सब में रीढ़ की हड्डी होगी। और ये ऊपर वाले जो आपको मैंने 9 लिखवाए हैं ना, अब आपसे पूछ ले इसके आंसर ना बच्चा, आपसे क्या क्या पूछ ले एग्जामिनर कि इन 5 में जो भी मैं एग्जाम्पल लिखवाऊंगी ना, जैसे मैं यहां लिखवाऊंगी एनेलिडा में कौन आता है पता है आपको? वो आता है आपका अर्थवर्म, केंचुआ। तो केंचुए के अंदर क्या रीढ़ की हड्डी होगी? आप कहोगे नहीं होगी मैम। मैं यहां पे लिखवाऊंगी आपको क्या, जैसे यहां पे लिखवाऊंगी ऑक्टोपस, तो क्या ऑक्टोपस में रीढ़ की हड्डी होगी? नहीं, ये तो नॉन कॉर्डेटा है, इनवर्टिब्रेट है, एकशेरुकदंडी है, इसमें नहीं है रीढ़ की हड्डी। मैं यहां पे आपको लिखवाऊंगी मच्छर, तितली, ततैया, है ना, क्या इनमें है रीढ़ की हड्डी? मक्खी, आप कहोगे नहीं है इनमें रीढ़ की हड्डी। तो ये जो 9 फाइलम है ना ऊपर वाले, इसमें नॉन कॉर्डेट्स जीव जंतु आते हैं, यानी कि ऐसे जीव जंतु आते हैं इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। यहां पे बनना शुरू हुई थी लेकिन प्रॉपर इनमें भी नहीं मिली बनी, इसलिए इनको हमने हेमिकॉर्डेट्स कहा। जबकि यहां पे बन के तैयार हो गई, तो यहां पे जो भी एग्जाम्पल लिखवाऊंगी उन सब में रीढ़ की हड्डी होगी, कॉर्डेट्स में। तो ये है आपका एनिमल किंगडम। पहला टास्क, ये 11 नाम याद करना, ऐसा का ऐसा। पहला टास्क है आपका, ये आपका क्या कि आप ऐसे के ऐसे नाम याद कर लो सारे। फिर अब हम कल की क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे, ये 3 पढ़ लेंगे। कहां चला गया, पीछे चला गया क्या? ये कोशिश करेंगे ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, ऐसे करके 3-4 क्लास में हम खत्म कर लेंगे इस चैप्टर को। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, बढ़िया लगा होगा पढ़ के।
तो बच्चों अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।